हाइड्रोजन है, ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन हेलो बच्चों, तो लास्ट सेशन में हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का एक वन शॉट लिया था। तो आज हमें क्या करना है, आज हमें उसी चैप्टर के सारे क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन में क्या क्या होंगे, क्वेश्चन में सारे एग्जाम्पलर, सारे PYQs हम सब डिस्कस करने वाले हैं। टोटल 58 क्वेश्चंस है, वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब आप एग्जाम में बैठे तो आपको ये ना लगे कि इस तरह क्वेश्चन मैंने नहीं देखा है। चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स वाइज क्वेश्चन हमने यहाँ पर सिलेक्ट करे हैं। टॉपिक उसके अंदर क्वेश्चन, टॉपिक उसके अंदर क्वेश्चन, ऐसे हम टोटल क्वेश्चन सारे करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले इसमें क्वेश्चन करेंगे वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट एंड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपको बोलता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर है इन तीनों नंबर्स में। तो पहला नंबर हमारा जो है 161। 161 में 3 डिजिट है और तीनों डिजिट जो है नॉन जीरो है, तो दे आर सिग्निफिकेंट। और टोटल यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट नंबर है, क्योंकि तीनों नंबर नॉन जीरो है। सेकेंड नंबर है वो है 0.161। 0.161 में आपके 161 3 डिजिट दिख रहे हैं आपको, लेकिन यहाँ पर एक जीरो भी आ रहा है। क्या ये जो जीरो है, ये जीरो सिग्निफिकेंट है कि नॉन सिग्निफिकेंट है? तो बेटा जो जीरो आपके नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में आए जो जीरो, वो सिग्निफिकेंट आपका नहीं कहलाता है। जो जीरो आपके नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में आता है वो सिग्निफिकेंट नहीं कहलाता है। जो जीरो आपके नॉन जीरो के राइट में आता है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होता है। तो ये जो है जीरो, ये वाला जो जीरो है बेटा, ये जीरो आपका लेफ्ट में आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा। तो इसमें भी 161 यही 3 डिजिट जो है काउंट होंगे सिग्निफिकेंट में। तो 3 ही नंबर है जो सिग्निफिकेंट है। सेम यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 0.0161 है। 2 जीरो आ रहे हैं 161 से पहले आ रहे हैं, राइट में आपके लेफ्ट में आ रहे हैं। तो अगर लेफ्ट में आ रहे हैं तो ये सिग्निफिकेंट नहीं कहलाएंगे। तो आपका सिर्फ यही नंबर जो नॉन जीरो है सिग्निफिकेंट होगा। तो 3 ही डिजिट है यहाँ सिग्निफिकेंट। तो ओवरऑल जो है 333। तो व्हाट इज द ऑप्शन? डी ऑप्शन। ये क्वेश्चन AIPMT 1998 में आया है, ये PYQ में। अगला क्वेश्चन है भाई, 2 बच्चों ने रीडिंग ली है, A और B ने, और जो रियल रीडिंग थी, जो एक्चुअल रीडिंग थी वो थी 3 ग्राम। 3 ग्राम वॉज द एक्चुअल रीडिंग। और जो पहला स्टूडेंट है, स्टूडेंट A, इसने पहली रीडिंग ली है 3.01, 2.99, काफ़ी क्लोज रीडिंग है ये। तो बच्चों ये बच्चा तो पक्का प्रिसाइज है, मतलब क्लोज टू इट्स ओन ऑब्जर्वेशन। क्या ये एक्यूरेट है? देखेंगे बाद में, पहले आते हैं स्टूडेंट B पे। स्टूडेंट B की जो वैल्यूज़ निकाली है वो काफ़ी दूर है, तो ये बच्चा प्रिसाइज होगा। इसकी रीडिंग अपने में क्लोज नहीं है, तो ये प्रिसाइज, नीचे वाला जो है प्रिसाइज नहीं है। अब आती है बारी कि कौन इसमें से एक्यूरेट है। तो निकालेंगे एवरेज। अगर मैं निकालूं स्टूडेंट A का एवरेज, तो A का एवरेज जो आएगा वो आएगा 3.01 प्लस 2.99 डिवाइड बाई 2 की दो नंबर है, 2 रीडिंग से डिवाइड बाई 2 करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों कितना? ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स 6/2, तो ये हो जाएगा 3। स्टूडेंट B का अगर हम एवरेज फाइंड करें तो इट विल बी 3.05 प्लस 2.95 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स सिमिलरली 6/2, तो 3। तो दोनों की जो एवरेज वैल्यू 3 है, जो कि एक्चुअल रीडिंग के एकदम इक्वल है। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही एक्यूरेट है। मतलब स्टूडेंट A जो है वो प्रिसाइज एक्यूरेट दोनों है, स्टूडेंट B जो है प्रिसाइज नहीं है बट एक्यूरेट है। तो पहला ऑप्शन कहता है दोनों स्टूडेंट प्रिसाइज एक्यूरेट कुछ भी नहीं है, गलत बात कर रहा है ऑप्शन। तो ये स्टूडेंट B कह रहा है कि जो A है वो प्रिसाइज एक्यूरेट दोनों है। आंसर सामने दिख गया, सही बात कह रहा है स्टूडेंट A, दोनों प्रिसाइज एक्यूरेट है। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी ऑप्शन भी स्टडी करेंगे। C बोल रहा है कि B
प्रिसाइज भी नहीं है, एक्यूरेट भी नहीं है। गलत क्यों है? क्योंकि जो बी है वो एक्यूरेट है, और डी कह रहा है स्टूडेंट बी जो है प्रिसाइज एक्यूरेट दोनों है। ये भी गलत है, बिकॉज बी स्टूडेंट जो है वो प्रिसाइज नहीं है, सिर्फ एक्यूरेट है। तो दैट्स वाई ऑप्शन, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन में मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट करिए इतने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। बेटा आप सब जानते हैं टेम्परेचर की 3 यूनिट होती है, सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, जिसमें जो आपकी केल्विन होती है ये होती है एसआई यूनिट। कन्वर्ट करना आता है सेल्सियस टू केल्विन, केल्विन टू सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन बोल रहा है कन्वर्ट करना है 200 फ़ारेनहाइट को इनटू डिग्री सेल्सियस में। कैसे करेंगे? फॉर्मूला होता है बच्चों, फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर इक्वल टू कितना, 9/5 इंटू टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फ़ारेनहाइट की वैल्यू आपको दे रखी है, इट इज़ 200, विल बी इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32। कुछ नहीं करना, 32 को उधर ले जाइए, 200 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। 200 माइनस बेटा 32 करेंगे तो ये 168 इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस। तो भाई टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना हो गया, 168 इंटू 5/9। सॉल्व करेंगे बेटा तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 93.3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर 3rd। दिस इज हाउ वी कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बोल रहा है, वो क्वेश्चन भी सिंगुलर फिगर का है। क्वेश्चन बोलता है कि डेंसिटी दे रखी है हमें, मास दे रखा है हमें, बताओ सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने होंगे। कैसे फाइंड करेंगे भाई? लगाओ पहले फॉर्मूला। डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी है 3.12, मास हमें पता करना है, वॉल्यूम है 1.5, तो मास हो जाएगा 3.12 इंटू 1.5। सॉल्व करेंगे बेटा, जब आप 3.12 को मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, आंसर आएगा 4.68। क्या यही आंसर है? नहीं, ये आंसर नहीं है, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। जो सिग्निफिकेंट, जो आपकी वैल्यू थी सबसे लीस्ट जिसमें है, उतने ही आंसर होने चाहिए। इन दोनों वैल्यू में सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट जो है वो 1.5 है, क्योंकि इसमें 3.12 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है और 1.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर जो है, आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, क्योंकि आंसर में सबसे कम होने चाहिए जितना आपको दिया हुआ था ऊपर। तो 2 है यहाँ पर, तो यहाँ भी आंसर में 2 ही होने चाहिए, पर ये 3 है। तो राउंड ऑफ करो 4.68 को अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो आंसर हो जाएगा 4.7। तो योर आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन 4.7। इसका मतलब है जब हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, हमारे आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर हो जितने सबसे लीस्ट वाली वैल्यू में थे जो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा है। तो यहाँ पर 1.5 में 2 थे, तो आंसर में 2 ही होने चाहिए। इसलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि 0.24 ग्राम ऑफ वॉलेटाइल गैस लिया है जो कि वेपराइजेशन होकर इतना वॉल्यूम देती है एट एनटीपी। पूछता है बताइए वेपर डेंसिटी क्या है। वेपर डेंसिटी जो हमारी होती है ये होती है मोलर मास डिवाइड बाई 2। मोलर मास मतलब होता है मास इन 1 मोल। 1 मोल में कितना मास है उसे कहते हैं मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास कहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में? बिल्कुल नहीं दिया हुआ। तो चलो मोलर मास फाइंड करते हैं। मोलर मास का मतलब होता है 1 मोल के अंदर कितना मास है, या 22.4 लीटर के एट एनटीपी एसटीपी के अंदर कितना मास है, उसको हम मोलर मास कहते हैं। तो जितना मास गैस का 22.4 लीटर के अंदर होगा वही मास हमारा मोलर मास कहला सकता है। तो हमें यहाँ दे रखा है क्वेश्चन, कुछ से पढ़िए कि 45 ml जो हमारी गैस है उसमें 0.24 ग्राम मास है।
45 ml में 0.24 ग्राम मास है, तो 1 ml में कितना होगा, 1 ml में होगा 0.24 डिवाइड बाय 45 ग्राम, ये मास होगा 1 ml का। आपसे पूछा है इतने का मास, इतना मतलब 22400 ml, बिकॉज दिस इज एन ml, तो हमें ml में ही पुट करना पड़ेगा। तो 1 ml का मास इतना है, 1 ml का मास इतना है, और हमें निकालना है इतने ml में कितना मास, क्योंकि इतने ml जो है वो 1 मोल के बराबर होता है, 1 मोल का मास ही मोलर मास कहलाता है। तो 22400 ml के अंदर कितना मास है बच्चों, 0.25 बाई 45 इंटू 22400। इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो आपका आंसर अप्रॉक्स आएगा 0.1994 आएगा। तो बेटा ये जो है ये है मास इन 22.4 लीटर और ये है मास इन 1 मोल। तो व्हाट इज दिस इज द मोलर मास, यही तो है मोलर मास। पुट कर दो मोलर मास इसमें, तो 0.1194, ठीक है, डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय आपका 2 कर दीजिए, तो आंसर जो आएगा आपका वो आपका अप्रॉक्स आएगा यहाँ पर 59.93 के अप्रॉक्स आपको मिल जाएगा आंसर। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमें बोला हुआ है वो है कि बताइए इन सारे जो बड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए आंसर में। तो आंसर में पता करने के लिए आंसर निकालने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। जो प्लस माइनस को है, प्लस माइनस करने का है वो करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बिना करे हम सॉल्व नहीं, हम आंसर बता नहीं पाएंगे। तो ये माइनस करना है, इसको माइनस कर दीजिए, 29.2 माइनस 20.2, इसका आंसर आएगा 9.0, ठीक है, 9.0 ही आएगा, इंटू 1.79 10 टू द पावर 5 डिवाइड बाय 1.37, ठीक है बेटा। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास तीन जो है नंबर है, पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर हमारे पास जो है वो ये है, सेकंड नंबर ये है, थर्ड नंबर जो है ये, जिन्हें कैलकुलेट करे डिवाइड और मल्टीप्लाई ये सब कर रहे हो। जब हम डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं तो रूल ये कहता है कि जिस नंबर में, सब नंबर के आप निकालिए सिग्निफिकेंट फिगर। निकालते हैं, इसमें है 2, इसमें है 3, इसमें भी है 3, सबसे लीस्ट किसमें है, सबसे लीस्ट है इसमें 2 ही है, तो आंसर में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आएगा, ठीक है। सबसे लीस्ट जिसमें होगा, जितने सबसे लीस्ट होंगे आंसर भी उतने ही आने चाहिए, तो सबसे लीस्ट 2 है तो आंसर में भी 2 ही आना चाहिए। तो इसका मतलब जो आंसर हमारा होगा उसमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ये बोल रहा है कौन सा ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है। बेटा याद रखिए इनकरेक्ट जरूर देखना है, फ्लो में है ना, जज्बाती हो के करेक्ट को इनकरेक्ट मान लिया, इनकरेक्ट करेक्ट मान लिया और करके आ गया, फिर बोलते हो पेपर तो अच्छा गया था, मार्क्स पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हमारे। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, ठीक है। तो पूछ रहा है इसमें कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है। तो पहला बोल रहा है अ मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, का मतलब व्हाट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। देखो मॉलिक्यूल बहुत तरह के, जैसे H2 भी मॉलिक्यूल है, H2O भी मॉलिक्यूल है। फ़र्क क्या है, H2 है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन जो है वो उसमें सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट ही है, क्योंकि इसमें एक ही तरह के एटम है, एक ही तरह के एटम जिसमें होते हैं उसको एलिमेंट कहते हैं। और H2O भी मॉलिक्यूल ही है, बस फ़र्क क्या है, ये मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, क्योंकि इसमें आपके कितने तरह के एटम हैं, इसमें आपके 3 तरह के एटम हैं, 2 तरह के एटम है, हाइड्रोजन भी है और आपका ऑक्सीजन भी है, ठीक है। तो ये जो है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, इसमें सेम तरह के एटम होते हैं, मॉलिक्यूल कंपाउंड डिफरेंट तरह के एटम होते हैं। तो ऑप्शन ए जो कह रहा है सही तो कह रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड हैज एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, सही है, अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं। ऑप्शन 2 कह रहा है कि कंपाउंड को आप सेपरेट नहीं कर सकते बाय फिजिकल मेथड, बिल्कुल सही कह रहा है। मेरे पास अगर वाटर है तो क्या वाटर को मैं पकड़ के, हाथ से पकड़ के उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकती हूँ क्या, नो आई कैन नॉट सेपरेट। इवेपोरेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से, सब्लिमेशन से, बाय मैनी फिजिकल मेथड, डिस्टिलेशन, इन सब से मैं वाटर को अलग अलग नहीं करती। अगर आप पानी को गर्म कर दोगे तो वाटर वेपर बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस नहीं बनती है। तो इफ़ यू वांट टू ब्रेक कंपाउंड आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी, फिजिकल मेथड से ये अलग
नहीं हो सकता है, तो सही कह रहा है ये, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है। पर सी बोल रहा है कंपाउंड इट इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इट कॉन्स्टेंट एलिमेंट, ये कह रहा है कि कंपाउंड की प्रॉपर्टी सेम ही रहती है जो प्रॉपर्टी एलिमेंट की थी। जैसे कि अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जो वाटर बनता है, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला के जब वाटर बनाते हैं तो जो प्रॉपर्टी इनकी है वो प्रॉपर्टी वाटर की भी होगी। बिल्कुल गलत बात कह रहा है ये, क्योंकि हाइड्रोजन की जो प्रॉपर्टी है वो अलग है वाटर से। हाइड्रोजन कहाँ यूज होता है? हाइड्रोजन बेटा फ्यूल होता है। क्या वाटर फ्यूल है आपके लिए? हाँ, गाड़ियों में डाल दीजिए पानी, चलाइए फिर गाड़ियों को, चल जाएगी क्या? नहीं चलेगी ना। तो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग होती है। ऑक्सीजन जो होती है सपोर्ट्स कंबशन, पानी तो आग बुझाता है, प्रॉपर्टी अलग हो गई। तो प्रॉपर्टी जो होती है कंपाउंड की अपने कॉन्स्टेंट से बना होता है, उससे बिल्कुल अलग होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इनकरेक्ट बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बताइए इन सब में से करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन है, ये रिएक्शन दे रखी है आपको, बोल रहा है ए बी सी डी, बताइए कौन सा सही ऑप्शन है। तो टोटल मास ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट, जो Fe और O का मास है रिएक्टेंट में, वो इक्वल है आयरन और ऑक्सीजन मास के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो जो मास रिएक्टेंट का होता है, ये कह रहा है, वही मास प्रोडक्ट का होता है यहाँ इस रिएक्शन में बोल रहा है, और ये लॉ कंजर्वेशन फॉलो कर रहा है। देखो भाई ऑप्शन पहला ही दिख गया है, रिएक्टेंट का मास कह रहा है प्रोडक्ट के इक्वल है, और ये फॉलो कर रहा है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। देखो भाई कब होता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ फॉलो? जब रिएक्शन बैलेंस हो। कोई ऐसा बोल दे आपको कि मान लीजिए H2 + O2 गिविंग वाटर, तो ये अनबैलेंस रिएक्शन है। अनबैलेंस क्यों? हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड 2 है, प्रोडक्ट साइड हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन तो बराबर है, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, इस ऑक्सीजन 1 है, तो प्रोडक्ट में एक ऑक्सीजन कम हो गया, तो अभी ऑक्सीजन कम हो गया तो मास भी तो कम हो जाएगा ना। और आपको पता है भाई 2 ऑक्सीजन आपने रिएक्टेंट में लिए हैं, तो प्रोडक्ट में भी तो 2 ही ऑक्सीजन आने चाहिए, बिकॉज मास इज ऑलवेज कंजर्व। जब एटम ही बराबर नहीं रहेंगे उस एलिमेंट के, तो मास कैसे बराबर रहेगा? तो इसीलिए बैलेंसिंग करते हैं हम, याद करते हैं, 2 लगाते हैं, 2 लगाते हैं यहाँ पर, क्यों? ताकि जितने एटम उस एलिमेंट के लेफ्ट साइड रिएक्टेंट साइड है, उतने ही एटम उस एलिमेंट के प्रोडक्ट साइड होने चाहिए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास फॉलो हो। क्योंकि ये रिएक्शन अच्छे से बैलेंस हो रखी है, तो यहाँ पर फॉलो हो रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। आयरन के एटम जितने लेफ्ट में उतने राइट में, ऑक्सीजन के एटम लेफ्ट में उतने राइट में। तो फर्स्ट ऑप्शन सही दिख रहा है हमें, फिर भी हम बाकी बी सी डी डिस्कस करते हैं। बी बोलता है कि टोटल मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट के इक्वल है, ये बोलता है कौन सा लॉ? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बिल्कुल गलत कह रहा है ये, क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, सोचना नहीं है। सी बोलता है Fe2O3 का मास हम बढ़ा सकते हैं जब हम किसी एक रिएक्टेंट का मास बढ़ाए। कल पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कि भाई अगर आप एक रिएक्टेंट का मास बढ़ाओगे तो दूसरा तो लिमिटिंग ही है, ठीक है। एक को बढ़ाने से कुछ नहीं होता। अगर चीनी पानी मिला रहे हैं और रेशियो जो है 1 चम्मच चीनी के साथ 1 गिलास पानी चाहिए, 1:1 का रेशियो है। और अगर मान लो मैंने कहा था कि आप चीनी जो है 2 स्पून ले लो, लेकिन पानी जो है वो 1 गिलास ही है, तो क्या आपके 2 गिलास बनेंगे शुगर सिरप? 2 बनेंगे सॉल्यूशन शुगर के? नहीं, एक ही तो बनेगा, कि 1 चम्मच चीनी बच जाएगी। क्यों बच जाएगी? क्योंकि वो एक्सेस है। तब तक शुगर सॉल्यूशन नहीं 2 गिलास बनेगा जब तक दोनों ही अमाउंट ना बढ़े, शुगर ही बढ़े और आपका पानी भी बढ़े। जब दोनों बढ़ेगा रिएक्टेंट, तब जाके प्रोडक्ट बढ़ता है। एक को बढ़ाने से कुछ नहीं होता, सबको मिलके आगे बढ़ना होता, तभी जाके प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बन पाता है। तो एक को बढ़ाने घटाने से रिएक्शन में फर्क नहीं पड़ता, तो ये गलत है, ठीक है। और amount of Fe2O3 produced will decrease if the amount of any of the reactant is taken in excess। एक्सेस में ले लोगे, डिक्रीज कैसे होगा? एक्सेस में ले कुछ नहीं होता है, वो रिएक्टेंट जो एक्सेस में है वो लेफ्ट हो जाएगा, अनरिएक्टेड रह जाएगा, जो जितना भी वो एक्स्ट्रा होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही बात कह रहा है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा जो है नहीं फॉलो कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो जो एटम जिसके बराबर नहीं होंगे उसका मास बराबर नहीं होगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, और अगर मास बराबर नहीं होगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा बेटा। तो देखो ऑब्वियस ही बात है, इस सब में आप देख रहे हैं कौन सी रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो ए बैलेंस है, सी बैलेंस है, डी बैलेंस है, बी जो है कार्बन के 3 एटम, कार्बन का 1 एटम। जब कार्बन ही बराबर नहीं है, तो एटम बराबर नहीं है, तो मास कैसे बराबर कर दोगे आप? कैसे बराबर कर दोगे मास? तो ऑप्शन बी जो है सही ऑप्शन है
कि ये जो ऑप्शन है, ये जो रिएक्शन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो ओबे नहीं करती है। अगला जो रिएक्शन क्वेश्चन है वो बोलता है कि इसमें से कौन सा जो है इंडिकेट कर रहा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो याद होगा मैंने बताया था, कैसे पहचानते हो इस लॉ को? व्हेन टू रिएक्टेंट फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड, टू रिएक्टेंट फॉर्म मल्टीपल कंपाउंड, जैसे C प्लस O को मिलाओगे तो CO2 भी बने और CO भी बने। H प्लस O को मिलाओगे, H2 प्लस O2 मिलाओगे तो आपका वाटर भी बनता है, H2O2 भी बनता है। तो जब दो रिएक्टेंट मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, मल्टीपल कंपाउंड बनाते हैं, तब लगता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। यहाँ बोलता है कि कार्बन ऑक्सीजन, जो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का रेशियो 1:2 है। ये तो एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहा है ना, CO2 की बात कर रहा है। ये तो कौन सा लॉ है? दिस इज लॉ डेफिनेट प्रोपोर्शन। वो भी सही नहीं है क्योंकि वो बाई मास करता है, 1:2 रेशियो बोला है, बाई नंबर रेशियो दिया है। देखो आप खुद देख लोगे, जो बी ऑप्शन यहाँ दिखा हुआ है, बोला हुआ है कार्बन फॉर्म 2 ऑक्साइड CO2 एंड CO2 वेयर मास ऑफ ऑक्सीजन when combined with fixed mass of carbon are in simplest ratio। यही तो था when two element form more than two compound, if the mass of the first element is fixed, the mass of the element always bear a simple ratio तो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही कह रहा है, दिस इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, जो नेक्स्ट है आपकी क्वेश्चन वो है एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के ऊपर है। तो कुछ क्वेश्चन इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको बोलता है एक एलिमेंट के 3 आइसोटोप ले रखे हैं और बोला है एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। कैसे निकालते हैं हम एवरेज एटॉमिक मास? तो एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है, सब कुछ प्लस कर देंगे। क्या प्लस कर देंगे? कितना परसेंटेज है कॉम्पोजिशन का, डिवाइड बाय 100 इनटू उसका कितना एटॉमिक मास है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब बताती हूँ आपको मैं। जैसे यहाँ पर 3 है, x पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, इन सब का ये कैलकुलेट करेंगे। पहले वाला जो x है कौन है? 200 वाला x जो इसका 90% है, इसका निकालते तो परसेंटेज ऊपर 90 डिवाइड में 100 इनटू एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करिए जो कि 200 है, प्लस मतलब एटॉमिक मास नहीं, वैसे हम मल्टीप्लाई जो करते हैं यहाँ पर हम मल्टीप्लाई मास नंबर करते हैं, बिकॉज मास नंबर कभी पॉइंट में नहीं होता, एटॉमिक मास डेसिमल में आ सकता है। प्लस दूसरे वाले का प्लस करेंगे क्योंकि सिग्मा है, सबको प्लस करते हुए चलना है। तो x जो है वो 199 मास है और इसका 8% है, मतलब 8/100 परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू मास नंबर कितना है? 199। तीसरे वाले का जो है x 202 है और ये 2% है, मतलब 2 प्लस कर देंगे 2/100 इंटू 202। इन सब को कैलकुलेट करके ऐड कर देंगे। मैं कहूँगी पहले सब में 100 आ रहा, सबका 100 ले लो, नीचे 100 हो गया, तो 90 इंटू 200 प्लस 8 इंटू 199 प्लस 2 इंटू 202, सबको प्लस करके डिवाइड करिए 100 से, देखिए आंसर क्या आएगा। आपका जो बेटा इसमें आंसर आने वाला है वो 200 U, ऑप्शन नंबर डी आंसर आने वाला है, 200 इसका आंसर आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, फॉर्मूला याद हो गया था तो वही करना है, एवरेज मास निकालना है इसका। कैसे निकालेंगे? 2 आइसोटोप बोरॉन के हैं, 19% है पहले वाले का और दूसरे वाले का 11 मास नंबर है और 81% है। हाउ डू वी फाइंड इट? 19/100 इंटू 10, ठीक है, प्लस परसेंटेज डिवाइड 100 इंटू मास नंबर, और जो हम निकालेंगे दैट विल बी एवरेज एटॉमिक मास। बेटा सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा 10.8 के अप्रॉक्स, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सिमिलर थे, पहला जिससे हुआ दूसरा अपने आप हो गया होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे मोल कॉन्सेप्ट और मोलर मासेस के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है मोल कॉन्सेप्ट को लेकर, वो क्वेश्चन है
बोलता है क्वेश्चन दैट वेट ऑफ 2 मोल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड ऑर्गेनिक, जो बोल रहा है जो ऑब्टेन होता है बाय हीटिंग सोडियम इथेनॉइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये रिएक्शन जो है, ये रिएक्शन कुछ ऐसी है। तो बेटा इस रिएक्शन में हमारे पास है सोडियम इथेनॉइड, बोले तो CH3COONA, ये है सोडियम इथेनॉइड। और जब इसे ट्रीट करते हैं हम किसके साथ, सोडा लाइम के साथ। सोडा लाइम होता क्या, सोडा लाइम होता है NaOH एंड CaO की प्रेजेंस में, इसको मिलाकर बनता है सोडा लाइम। तो ये एक रिएक्शन है हमारे हाइड्रोकार्बन की और बनता है इसमें हमारा CH4 और सोडियम कार्बोनेट निकलता है। तो आपको मीथेन गैस मिलती है क्योंकि इसमें कार्बन नंबर कम होता है। आपका COO इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट एलिमिनेट आउट होता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसको हम कह सकते हैं। तो जो कंपाउंड बना है ऑर्गेनिक वो है बेटा मीथेन। और मीथेन का बोल रहा है कि अगर हमने 2 मोल लिया है तो बताइए इसका मास क्या होगा। तो 1 मोल मीथेन का मास, तो आप सब जानते कितना होता है 1 मोल मीथेन का मास, 16 ग्राम, पढ़ा था ना। तो बच्चों 2 मोल मीथेन का मास कितना होगा, 32 ग्राम। और क्या, तो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए इन सब में से सबसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस में होंगे। कैसे निकालते हैं मॉलिक्यूल, तो सबके यहाँ पर मास दे रखे सारे ऑप्शन के। तो मास से पहले मोल निकाल लीजिए, फिर मोल को मल्टीप्लाई करिए Na से, आ जाएगा मॉलिक्यूल। क्योंकि 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं और हमें पता है हमारे पास जो हमारे मोल आएंगे, जितने ही मोल आएंगे उससे इंटू कर देंगे Na से, तो उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास आ जाएंगे। तो पहले हमारे पास 7 ग्राम N2 है। 7 ग्राम N2 मतलब हो गया 7 बाय कितना मास होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का मास होता है 1, नाइट्रोजन हैज़ मोलर मास 14, तो यहाँ पर N2 है तो हो जाएगा 28। तो ये हो गया 7 ग्राम नाइट्रोजन में कितने मोल्स है। मॉलिक्यूल कैसे निकालोगे, तो इतने 1 मोल में, देखो हर जगह पता है 1 मोल में Na मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर हमारे पास 7 ग्राम N2 है तो क्या हो जाएंगे मोल, तो हमारे पास 7/28 मोल्स ऑफ हमारे नाइट्रोजन गैस के है। तो कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, इनटू Na कर दो ना, मॉलिक्यूल्स आ गए। मोल जितने भी है उसमें Na मॉलिक्यूल, Na मल्टीप्लाई कर दो, अगर नंबर आपके मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं। अगला जो है वो बोल रहा है 2 ग्राम H2, तो 2 ग्राम H2 में सेम अप्लाई 2 अपॉन मोलर मास, बिकॉज मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास 2 है, मोलर मास कितना होगा 2, तो 2/2 ये आ गए मोल्स, इनटू कर दीजिए Na से, क्योंकि ये मोल्स आ जाएंगे। मोल को मल्टीप्लाई करिए Na से, जितने मोल्स दिए हुए हैं उतने कितने ही मॉलिक्यूल सारे आ जाएंगे। तो इसमें आ जाएगा Na, क्योंकि 2 से 2 कट हो जाएगा तो Na मॉलिक्यूल ही आपके पास आ जाएगा। अगला है बेटा 16 ग्राम ऑफ NO2, तो 16 डिवाइड बाय व्हाट इज द मोलर मास ऑफ NO2, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन 16, तो नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 2 इंटू 16 मतलब 14 प्लस 32, दैट विल बी इक्वल टू कितना, दैट विल बी इक्वल 6, और ये 46 हो जाएगा। 46 इंटू कितना Na, मैं सॉल्व नहीं करी क्योंकि मैं एक अप्रॉक्सीमेशन लेने वाली हूँ आगे। और अगला जो है वो बोल रहा है 16 ग्राम O2, बोले तो 16/32 इंटू Na, बिकॉज O2 हैज़ मोलर मास 32, तो हो जाएगा Na/2। तो आप देख रहे हैं इस सब में से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये वैल्यू 1 से छोटी ही आएगी, ये भी 1 से छोटी आएगी। ये तो आपकी हाफ हो गई Na/हाफ, और ये Na के इक्वल है। इसका मतलब ये है सबसे मैक्सिमम यहाँ H2 के ही मॉलिक्यूल है। तो करेक्ट आंसर इज 2 ग्राम H2। मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने देख लिया कौन सी वैल्यू आपकी छोटी या बड़ी है, और जो छोटी लग रही है जो बड़ी लग रही है उसके अकॉर्डिंग मैंने इसे आंसर कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये वाला, 1 मोल ऑफ कार्बन जिसका मास 12 ग्राम है, इसमें कितने एटम होते हैं। तो बेटा पढ़ा है हमने 1 मोल में 12 ग्राम होते हैं, में Na एटम्स होते हैं, में 22.4 लीटर वॉल्यूम होता है एसटीपी और एनटीपी। तो 1 मोल में इतने एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते। कार्बन की बात करें तो एटम की बात करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल की बात करते हैं, एटम में एटम, कार्बन एटम फॉर्म में बात करते हैं।
तो एक मोल में इतने एटम होते हैं, तो हमें बोला हुआ है एक मोल का तो Na एटम मतलब 6.02 टू 10⁻23 एटम्स। तो कितने एटम्स होंगे? डी ऑप्शन, एक मोल में हमारे इतने एटम्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। तो पहले तो आपको ऊपर क्वेश्चन सिखाया था ग्राम से कैसे हम मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। एक बार ग्राम से मॉलिक्यूल्स आ गए, मॉलिक्यूल से जो एटम्स निकाल लिए, जितने टॉमसिटी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अब अगर बात करें 1 ग्राम ऑफ Mg की, तो इसमें हमारा 1/24 होंगे मोल्स। ये इंटू कर दीजिए Na से, आ जाएंगे क्या? एटम्स, क्योंकि मैग्नीशियम एटम एटॉमिक फॉर्म में रहता है, तो इसमें इतने एटम्स हो जाएंगे। अगला है 1 ग्राम ऑफ O2, इसमें हो जाएगा बेटा 1/32। O2 का मास 32 होता है, इंटू कर दीजिए इसमें क्या? Na। ये तो पर ये जो आएगा ये मॉलिक्यूल्स आएगा, एटम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा ये एटम? क्योंकि O2 है, जब इंटू Na करोगे तो कभी एटम मिलेगा? मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल ही मिलता है। तो कैसे निकालेंगे एटम? तो बेटा एक O2 में 2 एटम होते हैं, एक O2 के मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं। तो कितने मॉलिक्यूल? इतने मॉलिक्यूल है ना। तो इतने में कितने एटम होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर लो ना। एक में 2 एटम होते हैं, तो इतने में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा ये 2 × 1/32 इंटू Na, दैट विल बी इक्वल टू 1/16 Na मॉलिक्यूल। तो देख रहे हो डिनोमिनेटर जिसका कम होता है वैल्यू ज़्यादा होती है। तो इससे ज़्यादा तो ये वैल्यू ज़्यादा है, मतलब 1 ग्राम O2 में ज़्यादा एटम्स है, मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स लिख लीजिए। आगे देखिए 1 ग्राम ऑफ लिथियम। तो बेटा 1 ग्राम ऑफ लिथियम है, तो मतलब 1 बाय कितना? लिथियम का मास होता है 7, तो 7 इंटू Na, तो Na/7 एटम ही आ गया। लिथियम दिया हुआ है, मॉलिक्यूल नहीं दिया हुआ, एटम फॉर्म में दिया हुआ। लास्ट है 1 ग्राम Ag तो एटम के फॉर्म में रहेगा। कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाई 108 इंटू Na। आप देख पा रहे हैं इन सब में से जिसका डिनोमिनेटर सबसे मिनिमम होगा उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होगी, मतलब उसमें मैक्सिमम एटम्स होंगे। सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 24 है, यहाँ O2 का 16 है, इसका 7 है, इसका 108 है। तो सबसे छोटी वैल्यू लिथियम में है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब इसकी जो फ्रैक्शन है बहुत बड़ा है, मतलब उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम है। तो 16 का आंसर है बेटा, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि इस सब में से वाटर में मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस केस में है? इन सारे ऑप्शन में से वाटर में मैक्सिमम मॉलिक्यूल किस केस में है? पहला है 0.00224 लीटर। तो पता होगा, क्या पता होगा? पहले तो मोल्स निकाल लो। कैसे मोल्स निकालते हैं? 0.00224 यूनिटरी मेथड करना है, वही अप्लाई कर लो। वैसे तो हमें पता है 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो 0.00224 लीटर में कितना हो गया? 1/22.4 इंटू 0.0224। पहले हमने एक काम करो, एक स्टेप्स मिस किया है, स्टेप बाय स्टेप करो। 1 लीटर में कितना होगा? 1 में होगा 22.4 मोल। हमारे पास इतना लीटर है तो कितना हो जाएगा? 0.00224 लीटर में हो जाएगा 0.00224 डिवाइड बाय 22.4 मोल। कितना होगा? 10 टू द पावर हो जाएगा बच्चे 1 2 3। एक सेकेंड, 1 2 3 10 टू द पावर 4 -4 हो जाएगा। ये इतने मोल्स है हमारे पास, ठीक है ना। तो इतने मोल्स है और कितने होंगे मॉलिक्यूल्स? तो मोल्स आ गए, इंटू Na कर दो, 10 टू द पावर -4 Na मॉलिक्यूल्स यहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन में इतने मॉलिक्यूल्स है। 0.18 ग्राम ऑफ वाटर, ग्राम वाटर का मास दिया हुआ है, मोलर मास पता है 18 होता है। तो बी ऑप्शन के अकॉर्डिंग 0.18 डिवाइड बाई 18 करो, कितना आ गया? 10 टू द पावर -2 आ गया। क्या? मोल्स आ गए। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे बच्चों? 10 टू द पावर -2 इंटू Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। और क्या? अगला बोलता है हमें 18 ml, ये ml में दिया हुआ है। अब आप बोलो 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, वो मत लगाना इसमें, क्योंकि वो गैस के लिए होता है और ये पानी है। वहाँ यहाँ पर वो 22.4 वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होने वाला, यहाँ पर कुछ और होगा। अगर पानी है, वाटर वेपर अलग होता है, वाटर फॉर्म अलग होती है।
तो डेंसिटी होता है इक्वल मास बाय वॉल्यूम के। डेंसिटी वाटर की हम 1 मान के चलते हैं, 1 ग्राम पर ml। मास हमें पता हो जाएगा, अगर हमें वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम है 18 ml, तो मास आ जाएगा कितना, 18 ग्राम। 18 ग्राम बोले तो कितने मोल, 18 ग्राम बोले तो 18/18 मतलब 1 मोल, मतलब Na मॉलिक्यूल्स। 1 मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को Na से, Na मॉलिक्यूल। और ये तो मोल ही इतने दे रखे हैं, तो मल्टीप्लाई 10⁻³ Na। तो आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा जो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आ रहे हैं वो आ रहे हैं सी ऑप्शन, जिसमें आ रहे हैं Na मॉलिक्यूल्स। बाकी में फर्स्ट में इतना है, सेकंड में इतना आ रहा है, थर्ड में Na है और फोर्थ में इतने मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं। तो सबसे मैक्सिमम सेकंड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन में, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बच्चों क्या कि अगर हम एवोगैड्रो नंबर को ही चेंज कर दें, मतलब एवोगैड्रो नंबर जो होता है उसमें इतना होता है वैल्यू, अगर इतना ना करके इतना कर दे हम, मतलब कि ये कह रहा है इतना पर मोल ना होके इतना पर मोल हो जाए, तो बताइए इसमें से क्या चीज़ चेंज होगा। तो मेरी बात सुनना, इसका मतलब होता है कि पहले 1 मोल में, पर मोल है ना, तो 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 जो थे, 23 जो थे आपके पार्टिकल्स थे, एटम्स कुछ भी बोल लो। और अब कितना हो गया, जो चेंज हो गया, मॉडिफाई, तो 1 मोल में अब इन्होंने इतने पार्टिकल्स कर दिए हैं, इतने पार्टिकल्स कर दिए हैं। तो बच्चों अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में 12 ग्राम में हमारे इतने एटम्स होते, तो आप जानते ही हैं, फिक्स है ये, कार्बन में इतने ही होते हैं, राइट। मतलब कि हम ये कह सकते हैं हमारे इतने एटम्स जो है वो मिलकर 12 ग्राम कार्बन बनाते हैं, 12 ग्राम कार्बन बनाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें एक एटम में कितना होगा, तो 12 बाई चला जाएगा ये 6.02 × 10⁻23 ग्राम। और हम जानते हैं जो हमारा पर मोल की पार्टिकल है वो इतने हो गए, इसका मतलब पता करते हैं इतने एटम्स में कितना मास होगा, तो 12 बाई 6.02 × 10⁻23 इंटू 6.02 × 10⁻20, तो ये वैल्यू तो कट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 10⁻3, मतलब 12 × 10⁻³ तो 12 mg। इसका मतलब ये है कि 1 मोल के अंदर जो मास है वो 12 ग्राम ना होके अब कार्बन में 12 mg हो जाएगा, क्योंकि 1 मोल में पहले थे 10⁻23 एटम्स, अब 10⁻20 एटम्स हो गए हैं। तो जो कार्बन का जो मास है, जो कार्बन में 1 मोल के अंदर मास है, वो भी तो कम हो जाएगा, तो हो जाएगा 12 mg। तो सही ऑप्शन जो होगा वो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन की, जो मास है 1 मोल कार्बन का, इट विल चेंज, जो पहले 12 ग्राम था वो 12 mg हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एटम इज 0.1 मोल ऑफ अ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर मेरा मॉलिक्यूल ट्राई एटॉमिक मतलब 3 एटम है, व्हाट इज ट्राई एटॉमिक, की ऐसे ओजोन हो गया कि एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो बोल रहा है कितने एटम, तो बोल रहा है कि टोटल एटम कितने होंगे 0.1 मोल में। तो मोल दिया, पहले मॉलिक्यूल निकाल लो, तो 0.1 मोल है, तो अब 0.Na हो जाएंगे इसमें मॉलिक्यूल्स, है ना। ये तो मॉलिक्यूल्स है क्योंकि वो एटम, जो मॉलिक्यूल जो है वो ट्राई एटॉमिक है, मतलब उसके एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इसको भी एटॉमिसिटी मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, इतने में कितने एटम्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल में इंटू 3 कर देंगे, तो इतने एटम्स होंगे, मतलब 3 इंटू 0.1 इंटू 6.02 टू 10⁻23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, आंसर आएगा 18 पॉइंट समथिंग आएगा, इंटू ये और ये मल्टीप्लाई करिए तो 0.1 × 10⁻, एक काम करिए सिंपली कर लीजिए इसको, कैसे, इसको मल्टीप्लाई किया कितना आया 18 पॉइंट समथिंग आया, इंटू 0.1 इंटू 10⁻23। अब इनको मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, इट विल बी 1.8 × 10⁻23, है ना। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कह रहा है एक मॉलिक्यूल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, इसको बिल्कुल मत करना वो 22.4 लीटर लगा के फॉर्मूला, क्योंकि वो होता है जब गैस होती है। ये गैस नहीं है, ये पानी की बूंद है, इसमें आप एसटीपी एनटीपी यूज़ नहीं कर सकते। तो डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, उसी से होगा ये। तो भाई डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाय वॉल्यूम। वाटर की डेंसिटी जो है 1 दे रखी है, वाटर का जो मास है वो हमें पता चल गया अगर, तो वॉल्यूम आ जाएगा ना। वाटर का मास वॉल्यूम पड़ गया कहीं से, तो वाटर का वॉल्यूम भी आ जाएगा। डेंसिटी बताइए वाटर का मास क्या होगा यहाँ पर। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का मास निकालते हैं, तो बेटा आपको पता है कि इतने मॉलिक्यूल वाटर का मास जो है 18 ग्राम होता है। 18 ग्राम जानते हैं आप। तो एक मॉलिक्यूल वाटर का मास कितना होगा, 18 डिवाइड बाय 6.022 10⁻23। अब डिवाइड करना है, मैंने आपको कहा था अगर डिनोमिनेटर में 6.022 आए तो इसको 6 कंसिडर करिए, आंसर जल्दी आएगा और सही आएगा। डोंट वरी, अप्रॉक्सीमेशन लोग के करोगे मैच करेगा ऑप्शन को, लगभग सेम ही आता है, समझ जाओगे सही आंसर है वो। 6 ले लो तो 18/6 ईजिली कर लिया आपने। 3 के एग्जाम में हमें जल्दी करना है तो हम ऐसे करेंगे। तो हमारा ये एक मॉलिक्यूल में इतना ग्राम है, -23। अब बेटा मास आ गया, डेंसिटी 1 है तो वॉल्यूम नहीं आ जाएगा क्या। तो डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम, मतलब 1 = 3 × 10⁻³ अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी तो उतना ही इक्वल आ गया ml। तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो जो अगला क्वेश्चन है ये बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसमें है इन सब में से। तो बेटा H2 का वॉल्यूम दे रखा है, आप मोल निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे मोल? तो 15 लीटर अगर हमारे पास H2 है तो पहले मोल्स निकालिए, हो जाएंगे 15 बाय कितना 22.4 मोल्स आ गया। कैसे निकाला मैंने मोल? यूनिटरी अप्लाई कर लो। 22.4 लीटर में 1 मोल होता है, तो बेटा 1 लीटर में कितना होगा? 1/22.4 मोल होगा। तो बेटा 15 लीटर में कितना होगा? 15 लीटर में 15/22.4 मोल होगा। ऐसे भी समझ लो या डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, झंझट ही क्यों लगाना है, इतना सिंपल क्वेश्चन है। नंबर ऑफ मोल निकालने 3 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। दूसरा होता है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल, जितने पार्टिकल दिए हुए हैं उसने, पार्टिकल बोले तो एटम, मॉलिक्यूल, आयन जितने भी दिए हुए, डिवाइड बाय कर दीजिए आप किससे? डिवाइड बाय कर दीजिए आप Na से। नंबर ऑफ पार्टिकल को डिवाइड बाय कर दीजिए Na से, मतलब एवोगाड्रो नंबर डिवाइड कर दीजिए। और लास्ट फॉर्मूला होता है वॉल्यूम जो गैस ऑक्यूपाई कर रही है डिवाइड बाय 22.4। ये 3 फॉर्मूले हैं लगाने के, मोल्स निकालने के। मैं लास्ट फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने यहाँ मोल्स निकाल लिए। मोल्स आ गए तो मल्टीप्लाई कर दीजिए Na से, तो आ जाएंगे आपके मॉलिक्यूल्स, तो इंटू Na। 15/22.4 की वैल्यू जो होती है अराउंड 0.6 आएगी, 0.66 या 67 आएगी Na। अगले का निकालिए B, जो देखो ये 5 लीटर है, तो ये 5 लीटर मतलब हो जाएगा 5/22.4। तो बेटा ये वैल्यू तो कम ही आएगी ना ऊपर से, क्योंकि ऊपर 15 लीटर था, ये 5 लीटर है। और आपको पता है जब आपका वॉल्यूम में कम है तो आपके मोल्स और मॉलिक्यूल भी कम आते हैं ना। तो निकालना है क्यों, क्या होगा देखोगे ये आएगा, ये वैल्यू छोटी आएगी इससे। तो ये तो ऑप्शन वैसे भी नहीं, क्योंकि मैक्सिमम पूछा है उसने। C बोलता है 0.5 ग्राम H2। तो बच्चों 0.5 ग्राम H2 की बात करें तो फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए ना। मास दिया हुआ है, मोलर मास रखिए 0.5 डिवाइड बाय कितना, डिवाइड बाय 2 इंटू Na, ये हो जाएगा 0.25 Na, है ना। और लास्ट है 10/10 ग्राम ऑफ O2। तो फर्स्ट अप्लाई करिए, मोल्स निकाल लीजिए पहले। तो 10/32 इंटू Na, ये अप्रॉक्स आपको 0. कितना आएगा, 10/32 आपका आता है बेटा 0.31 के अप्रॉक्स आता है Na। तो इन सब में से मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है ये वाली वैल्यू, दैट्स वाई फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो अगला क्वेश्चन बोलता है इतने ग्राम अमोनिया के अंदर कितने एटम्स होंगे। तो पहले तो इसके मोल्स निकाल दीजिए। कैसे करेंगे, गिवन मास दे रखा है तो मोल्स हो जाएंगे 4.25 डिवाइड बाय मोलर मास कितना होता है 14 + 3 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। ये आ जाएंगे मोल्स अमोनिया के। मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूल के लिए हम कर देंगे इनटू Na, मतलब कर दीजिए इस पर। इसने तो हमसे एटम पूछा है, तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, एक मॉलिक्यूल में होते हैं 4 एटम। अमोनिया NH3 3 H और 1 N के हो गए ना, तो एक मॉलिक्यूल में अमोनिया में कितने एटम है, 4 एटम होते हैं बेटा, 4 एटम। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 से, क्योंकि ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए थे, एटम निकालना है, मल्टीप्लाई करिए 4 से तो ये हो जाएगा 4 × 4.25 बाय 17 × Na एटम्स। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 17 ही आएगा, 17 / 17 Na एटम्स हो गए। ये कट जाएगा तो हो जाएगा इक्वल टू Na एटम। Na का मतलब जानते हैं कितनी वैल्यू होती है, तो आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, जो हमसे पूछ रहा है कि टोटल कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन में N3- आयन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, नाइट्राइड नहीं, इसे अजाइड बोलते हैं। नाइट्राइड होता है N3-, ये अजाइड आयन है, इसे अजाइड बोलते हैं। ठीक है, तो कितने कितने इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन है पता करना है हमें। तो पता करते हैं कि पहले कि हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स है इसके। ठीक है ना, तो बेटा देखो मोल्स हो जाएगा 4.2 डिवाइड बाय मोलर मास N3 है, मतलब कितना इसका 14 × 3, तो 14 × 3 ये हो गए इसके मोल्स। मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए तो मॉलिक्यूल भी आ जाएंगे। कैसे करेंगे, इनटू Na कर देंगे, तो 4.2 / 14 × 3 × Na, ये क्या हो गया मॉलिक्यूल। क्वेश्चन ने जो ऑप्शन दिए वो भी Na के टर्म में दिए, तो क्वेश्चन मतलब और सिंपल कैलकुलेशन इसमें हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स आ गए। अब एक मॉलिक्यूल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो N3- है, इसका मतलब देखो 5 तो इलेक्ट्रॉन होते हैं एक N में, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक N में होते हैं। नाइट्रोजन का क्या होता है 2,5 होता है ना, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक नाइट्रोजन में। N3 का मतलब कितने हो गए, तो एक N3- वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ N3 1 N3- में कितना हो जाएगा 5 × 3 तो हो गया N3 में, और एक नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन के एक्स्ट्रा है, तो +1 बोले तो 15 + 1 मतलब 16। तो एक N3- में 16 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एक N3- में इतने, हमारे पास तो इतने मॉलिक्यूल है, तो कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई करो 16 से, तो N हो जाएगा 4.2 बाय 14 × 3 × 16 इंटू कर दीजिए और Na मॉलिक्यूल। सॉल्व करते, कैसे सॉल्व करेंगे इसको, देखो कैसे सॉल्व करती हूँ मैं यहाँ पर। तो N = 16 × 42, नीचे ले जाइए 10 को, मैं पॉइंट हटाया, नीचे 10 लिख दिया मैंने, इंटू 14 × 3 Na। कट जाएगा, 14 से 42 कटता है, 3 में कटता है, 3 से 3 गया, तो 16/10 Na हो गया। 16/10 Na कितना होता है 1.6, मतलब 1.6 Na। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑप्शन क्वेश्चन 24, जो कह रहा है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट 1 मोल ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर। सब जानते हैं, बताना इन सब में सबसे मैक्सिमम एटम किसके अंदर है। पहले सबके मोल्स निकाल दीजिए और फिर एटम निकालिए, मोल्स फिर मॉलिक्यूल एंड देन एटम। कैसे करेंगे, तो पहला ए ऑप्शन करेंगे, 4 ग्राम है तो मोल्स क्या हो जाएंगे 4 ग्राम हीलियम के है, तो मोल्स हो जाएंगे 4/4 और इंटू कर दीजिए Na, तो ये आ जाएगा एटम की। हीलियम जो है एक एटॉमिक एटम के फॉर्म में ही रहता है ज़्यादातर। हीलियम इज द मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल, दैट्स वाई। 46 ग्राम ऑफ Na है, तो इसका मतलब हो गया इसमें 46/23 Na एटम्स, तो मतलब 2 Na हो गए इसमें एटम्स। चलिए नेक्स्ट में मूव करिए। सी बोल रहा है 0.40 ग्राम ऑफ कैल्शियम, मतलब 0.40 बाय कितना 40 × Na, मतलब बेटा 0.01 Na हो गए इसमें क्या एटम्स।
नेक्स्ट देखिए 12 ग्राम बोल रहा है हीलियम का जो मास होता है वो 4 होता है, मोलर मास 12/4 Na, मतलब ये हो गया इसमें कितने 3 Na एटम्स। तो आप देख पा रहे हैं इसमें तो Na आएगा, इसमें 2 Na, इसमें 3 और 0.01 Na एटम। तो ऑप्शन नंबर 4 में मैक्सिमम एटम होंगे, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4। चलिए हमने ये कर लिया है। अब लास्ट क्वेश्चन है मोल कॉन्सेप्ट का, मतलब इस टॉपिक का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। पहले इसे करिए। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में आ चुका है, सिर्फ नीट में नहीं, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन ये वाला आया है। ये बोलता है कि x और y कंबाइन करके ये बना रहे हैं, xy2 बना रहा है और x3y2, दो अलग अलग कंपाउंड बनाते हैं। 0.1 मोल जो है xy2 उसका 10 ग्राम मास है। तो xy2 का मोल दिया, xy2 का मास दिया, xy2 का मोलर मास आ जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, गिवन मास है मोलर मास, इसका मतलब 0.1 मोल्स था। कितना मास है 10 ग्राम मास है, तो मोलर मास क्या होगा, इसका मोलर मास होगा 10 डिवाइड बाई 0.1 मतलब 100 ग्राम पर मोल, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला है इसका बोल रहा है कि इसका 0.05 मोल में कितना है 9 ग्राम वे है। तो इसके भी मोल्स निकालिए, मोल्स कितने हो गए भाई, W/m मतलब 0.05 इक्वल टू 9 बाई मोलर मास। तो मोलर मास हो गया 9/0.05। दैट मीन्स बच्चों कितना 9/5 इंटू 100 मतलब 20, ये हो गया 180। तो पहले तो हमने इन दोनों का मोलर मास निकाल दिया कि xy2 का मोलर मास 100 है और x3y2 का मोलर मास 120 ग्राम पर मोल है। अब क्वेश्चन अब होता है स्टार्ट, अब होता है सॉल्यूशन स्टार्ट। मोलर मास का मतलब है x का और y का मास मिलाकर ना। तो इन द केस ऑफ xy2 मतलब मान लीजिए x का मास a है स्मॉल x और y का मास स्मॉल y है, मान लीजिए, चलो a भी नहीं लेते xy लेते हैं। तो मतलब x प्लस 2y, x का मास प्लस 2 इंटू y का मास है ना, इक्वल टू मिला के कितना होगा 100, क्योंकि 100 आया था ओवरऑल मास। और इन द केस ऑफ xy3 कितना हो जाएगा x3y2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 180, है ना बच्चों। अब कैलकुलेट कर लीजिए, मैथमेटिक्स थोड़ा लगाई है, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करिए 3 से। चलो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्वेशन क्या हो गई, तो बेटा मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगी कि 3x प्लस 6y इक्वल टू 300, और नीचे वाली इक्वेशन हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी हमने को मल्टीप्लाई करा नहीं है, सेम ऐसी रहेगी। आई एम अप्लाइंग एलिमिनेशन मेथड, सबको माइनस कर रही हूँ, ये कट जाएगा, दिस विल बी 4y इक्वल टू 180। तो बेटा y आ जाएगा कितना 180/4 मतलब 30। तो y आपका 30 आ गया, y आपका 30, y आपका नहीं, y 30 नहीं, y आपका कितना आएगा, ये 120 आएगा ना। रुको बेटा, हाँ इसे 120 कर दीजिए, तो 120/4 हाँ 30, y 30 आएगा और x क्या आएगा, तो पुट कर लीजिए y की वैल्यू इस इक्वेशन में। तो x प्लस 2 इंटू 30 इक्वल टू 100 मतलब x प्लस 60 इक्वल टू 100। तो x आ गया कितना 100 माइनस 60 मतलब कि 40। तो x 40 है, y 30 है, 40 30, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो समझ में आए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। चलो उसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परसेंटेज कॉम्पोजिशन को लेके, वो है दिस 26 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला है कि कार्बन जो है वो आपका 78% है बाय मास और रिमेनिंग जो है हाइड्रोजन इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बनाएंगे टेबल, कार्बन हाइड्रोजन परसेंटेज जो है कार्बन की 78 है, तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 100 माइनस 78 बोले तो कितना 22%, ठीक है ना। अब एटॉमिक मास देखेंगे, कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो बेटा डिवाइड कर देंगे इसको 78/12, 22/1 जो कि ये 22 ही आएगा और ये अराउंड 6.5 आएगा।
अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जो सिंपलेस्ट सबसे छोटा नंबर होगा उससे डिवाइड कर देंगे दोनों नंबर को। तो 6.5 डिवाइड बाय 6.5 एंड 22 डिवाइड बाय 6.5। तो बेटा ये अराउंड 6.5 डिवाइड होगा तो 3 के इक्वल आ जाएगा और ये कट के 1 हो जाएगा। तो कार्बन 1 हाइड्रोजन 3 बोले तो CH3 विल बी द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो इसका सी ऑप्शन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। सेकंड क्वेश्चन जो है 27 क्वेश्चन ये बोलता है Lu एक एलिमेंट का सिंबल है जिसका 71 नीचे है और 175 ऊपर लिखा हुआ है। ये होता क्या है बेटा, फुट पे हमेशा एटॉमिक नंबर होता है, फुट पे हमेशा एटॉमिक नंबर होगा और हेड पे हमेशा मास नंबर होता है। फुट पे एटॉमिक नंबर होगा हमेशा और हेड पे क्या होगा आपका मास नंबर होगा। तो एटॉमिक नंबर ही तो प्रोटॉन के इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। तो प्रोटॉन हो जाएगा 71, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7, बिकॉज एटम इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो ऑब्वियसली बात है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे क्योंकि कोई चार्ज तो ऊपर दिया नहीं हुआ। और मास नंबर होता है आपका क्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, राइट। मास नंबर 175 है, प्रोटॉन 71 है, तो न्यूट्रॉन निकल जाएंगे ना 175 माइनस 71। तो अगर हमसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अप्रॉक्स 104 आएगा। तो न्यूट्रॉन 104, प्रोटॉन 71, इलेक्ट्रॉन 71। द आंसर विल बी व्हाट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन 71, 104, 71, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में करवाया था। कार्बन है, हाइड्रोजन है, लेकिन दोनों को मिला के परसेंटेज तो 100 होगा नहीं, तो कुछ और भी होगा। तो क्या होगा इसमें, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट होगा वो ऑक्सीजन ही होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन हो सकता है। तो ऑक्सीजन है और ऑप्शन में देखो ना ऑक्सीजन दे रखा है तो लगा लो दिमाग ऑक्सीजन होगा। तो 38.71% है, 9.67% है। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना होगा, इन दोनों को प्लस करके 38.71 प्लस 9.61 को माइनस कर दो 100 से, जो होगा वो ऑक्सीजन परसेंट आ जाएगा। तो करोगे तो आपका अप्रॉक्स ये आएगा 51.62, राइट। एटॉमिक मास कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 होगा। तो निकालेंगे इसके मोल्स, मतलब ये दोनों डिवाइड कर देंगे, परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास सॉरी। तो 38.71 बाय 12, 9.67 बाय 1, 51.62 बाय 16 डिवाइड करेंगे बच्चों। तो इसका आंसर आपको अप्रॉक्स कितना मिलेगा, 38.71 डिवाइड बाय 12 विल बी 3.22, 9.67 and this one will be yes 3.22। तो बेटा ये आ गया। अब इन सब में से स्मॉलेस्ट नंबर 3.22 है, डिवाइड कर दिया सबको 3.22 से, तो कार्बन हो जाएगा 3.22 डिवाइड बाय 3.22। हाइड्रोजन हो जाएगा बच्चों आपका 9.67 डिवाइड बाय 3.22 और ऑक्सीजन हो जाएगा बच्चे आपका 3.22 डिवाइड बाय 3.22। कट के 1, ये भी 1 और ये आ जाएगा 3, मतलब CH3O। आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन CH3O। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन बोलता है कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है। सारे क्वेश्चन एम्पेरिकल फॉर्मूला पे आए हुए हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन है। कार्बन है 40%, 13.33% और 46.67%। एटॉमिक मास 12, 1, 14। मोल्स निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, किसको किससे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 40 बाय 12, 13.33 बाय 1 एंड 46.67 डिवाइड बाय 14। तो जब हम 40 बाय 12 करेंगे तो ये 3.33 आएगा, 13.33 होगा एंड दिस वन विल बी 46.67 डिवाइड बाय 14, 3.33। अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर 3.33, विल डिवाइड ऑल दीज 3 नंबर बाय 3.33। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन क्या हो गया बेटा, 3.33 बाय 3.33,
ये भी हो जाएगा 13.33 डिवाइड बाय 3.33 और ये 3.33 डिवाइड बाय 3.33। ये तो कट के 1 हो जाएंगे दोनों कार्बन नाइट्रोजन के। हाइड्रोजन देखिए भाई 3 है, ये इससे कितना है, ये इससे लगभग कह सकते हो 4 टाइम ज़्यादा है, बिकॉज 3 का 4 टाइम 12 होता है और ये 3 थोड़ा ज़्यादा है, तो ये भी थोड़ा ज़्यादा ही है, तो मतलब रेशियो 4 ही होगा। तो CH4N कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, सी ऑप्शन। तो 29 का बच्चों सी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 40%, 53.34%, नो, ऑक्सीजन है हमारा 6.6% और ये 53.34। निकालेंगे हम इसका मोल्स, तो पहले मास रखेंगे हम इसका, फिर हम मोल्स निकालते हैं 40/12, 6.6/1 और 53.34 डिवाइड बाय 16। बेटा कैसा आएगा आंसर? तो 40 डिवाइड बाय 12 कितना होता, अभी निकाला 3.33, ये होगा 6.6 और दिस विल बी 53.34 डिवाइड बाय 16, दैट विल बी 3.33। तो दिख ही रहा है बेटा रेशियो कितना आ रहा है, 1:1। तो CH2O आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये बोलता है कि इसमें ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये दिया हुआ है मॉलिक्यूलर मास, तो बोल रहा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। बेटा सब जानते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। n फाइंड कर लीजिए, n होता है मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है 180, निकाल लीजिए एम्पेरिकल फॉर्मूला। CH2O है, तो 12 + 2 + 16 दैट विल बी इक्वल 30। तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाय 30, जो ऊपर आया हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला मास 30 हमने पुट कर दिया, तो ये 6 हो जाएगा। तो n है यहाँ पर कॉमन फैक्टर 6 हो गया। तो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई करेंगे CH2O में, जाएगा C6H12O6। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है परसेंटेज प्योरिटी को लेकर। चलो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोलता है कि जब हमने लाइमस्टोन बोले तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा, तो जो CO2 मिला है बताओ उसका मास क्या होगा। पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सिर्फ 20% ही प्योर है। इसका मतलब अगर आपने जो पत्थर लिया है वो 100 ग्राम का है, 100 ग्राम का पत्थर है बेटा, ठीक है, 100 ग्राम पत्थर है, तो उसमें से 20 ग्राम ही उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, बाकी सब इम्प्योरिटीज़ है। तो पहले पता कर लो कि एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट है कितना। तो 20% है 20 ग्राम का, तो इसका मतलब कितना हो गया, मतलब 4 ग्राम। मतलब उस बड़े से स्टोन में जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सिर्फ 4 ग्राम ही है, बिकॉज यही तो प्योरिटी है इसकी। 4 ग्राम ही कैल्शियम कार्बोनेट है। तो आप कर लो रिएक्शन, देखो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम CO2 इवॉल्व करता है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट से 44 ग्राम CO2 निकलती है बच्चों। तो 1 ग्राम से कितनी निकलेगी, 1 ग्राम से निकलेगी 44 डिवाइड बाय 100 ग्राम ऑफ CO2। तो बेटा 4 ग्राम में कितनी होगी, 4 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट में 4 × 44/100 ग्राम ऑफ CO2 होगा। मतलब कितना, 172/100 ग्राम ऑफ CO2 बोले तो कितना, 176/100, तो 1.76 ग्राम। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 क्वेश्चन। 1 मोलर सॉल्यूशन में अगर 0.1 मोलर सॉल्यूशन लिया है, 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल सॉल्यूट, अगर उसमें सिर्फ 0.5 मोल सॉल्यूट के है तो सॉल्वेंट कितना होगा। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, कितने
केजी में, तो मोलैलिटी 1 दे रखी है, मास कितना है बच्चों 0.5 और वेट ऑफ सॉल्वेंट आपको निकालना है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या आ जाएगा बच्चों, इट विल बी 0.5 क्या 0.5 केजी आएगा। कन्वर्ट करिए क्योंकि सब ऑप्शन ग्राम में दिया हुआ है, तो ये 500 ग्राम हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हम रिएक्ट करवा रहे हैं 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट, किससे रिएक्ट करवा रहे हैं, इतनी मोलैलिटी इतने वॉल्यूम HCl से। तो भाई पहले तो पता करो कि इसमें कितने मोल्स होंगे ऑफ HCl की। तो भाई आपको पता है मोलैलिटी होती नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम होता है बच्चों। मोलैलिटी है इसमें 0.5, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है, वॉल्यूम 50 इंटू होगा ऊपर 1000 से, क्योंकि ml में दिया हुआ है वॉल्यूम, तो लीटर में करना होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया 50 इंटू 0.5 डिवाइड बाय 1000, राइट। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी अराउंड 25/1000, मतलब 225 10⁻³ आप बोल सकते हो, इतने मोल्स है, मतलब इतने मोल्स उसमें HCl है। अब पता करिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट का मास होगा। तो रिएक्शन देखिए बेटा, तो दिख रहा है हमें 2 मोल्स HCl है ना बच्चों, 2 मोल्स HCl। बताइए कितना ग्राम बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, निकाल लीजिए। 100 ग्राम है ना यहाँ पर, 2 मोल्स है ना यहाँ पर, बस स्टोकेटे लगा रही हूँ, क्या कर रही हूँ। तो 2 मोल्स HCl बनाते 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो अगर मेरे पास 25 10⁻³ मोल्स है HCl के, तो कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए उसके लिए, कितना कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए रिएक्शन के लिए आपस में। तो 100 डिवाइड बाई 2 इंटू 25 इंटू 10⁻³ इसको सॉल्व करिए, इसका आंसर आपका अप्रॉक्स आएगा ठीक है, ये हो जाएगा 50, तो 50 इंटू 25 इंटू 10⁻³ मतलब 1.25। तो 1.25 ग्राम जो है हमारा यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट है। पर अब दिक्कत क्या है, 1.25 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए, पर जो हमारे पास जो स्टोन है वो लाइमस्टोन जो है वो तो 95% ही प्योर है। इसका मतलब अगर मैं 100 ग्राम लूँगी तो 95 ग्राम मिलेगा मुझे कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैसे करें इसको सॉल्व, तो कैसे करें सुनो। तो परसेंटेज प्योरिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेट ऑफ जो सब्सटेंस है, वेट ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना हो है डिवाइड बाय टोटल वेट। तो कितना प्योरिटी कितनी है, परसेंट प्योरिटी हमारी 95% है, तो 95 इक्वल टू प्योर सब्सटेंस चाहिए हमें, चाहिए 1.25 और डिवाइड बाय टोटल वेट हमें निकालना है। तो दैट विल बी व्हाट विल द आंसर बच्चों, तो और इंटू 100 भी करना है क्योंकि परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं, तो बेटा इंटू 100 भी करना ना भूलिए, इंटू 100। तो बच्चों जो हमारा यहाँ पर वेट आ जाएगा वो आ जाएगा 1.25 इंटू 100 डिवाइड बाय 95। तो हमारे जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर 1.32 ग्राम प्रॉक्स आएगा। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छे से करो क्वेश्चन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोबारा इसको सॉल्व करना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो मैंने निकाल दिया है वेट, आप दोबारा से करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते बेटा। तो बेटा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोलता है ये कि कितना ग्राम नाइट्रिक एसिड, कितना ग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज, कितना यूज़ करे टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर नाइट्रिक एसिड, मतलब 2 मोलर नाइट्रिक एसिड बनाना है 250 ml, कितना ग्राम हम नाइट्रिक एसिड यूज़ करें, कितना उसका कितना यूज़ करें, कितना सॉल्यूट यूज़ करें, और कॉन्सेंट्रेशन दिया है उसका 70%। पहले काम करो, ये वॉल्यूम है, ये मोलैरिटी है, मोल्स फाइंड कर लो। मोल्स आ गया तो मास भी बता लो कितना नाइट्रिक एसिड का, सॉल्यूशन का मास नाइट्रिक एसिड का कितना होना चाहिए, मतलब सॉल्यूट का जो मास है कितना होना चाहिए। तो आपका जो है नाइट्रिक एसिड मोलैरिटी होती नंबर ऑफ मोल्स है वॉल्यूम, बेटा मोलैरिटी है 2, यहाँ पर मोल्स पता नहीं, वॉल्यूम 250 इंटू 1000 ऊपर जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 250
इंटू 2 डिवाइड बाई 1000, तो ये हो जाएगा आपका अराउंड हाफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स हाफ आ गए। अब मोल्स आ गए हैं तो बताइए कितना वेट होगा। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, गिवन मास है मोलर मास। नाइट्रिक एसिड का निकालते हैं मोलर मास, तो कितना आएगा 1 + 14 + 3 × 16, दैट विल बी इक्वल टू बेटा अराउंड 63 इसका होना चाहिए। एक बार निकाल के देखते हैं। तो ये 1 + 14 + 48 हो जाएगा, तो 1 + 14 + 48 हमारा ये 63 ही होता है। तो हाफ इक्वल टू W/63, तो W हो जाएगा 63/2, दैट विल इक्वल 31.5। तो 31.5 ग्राम हम नाइट्रिक एसिड का सॉल्यूशन लेने वाले हैं। 31.5 ग्राम नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन में कितना नाइट्रिक एसिड है, कितना ग्राम ऑफ नाइट्रिक एसिड है वो बताना है। ये जो आया है वेट, ये पूरे सॉल्यूशन का वेट आया है। किस सॉल्यूशन का? नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन जो हम डालने वाले पानी के अंदर, ये है नाइट्रिक सॉल्यूशन का वेट। अब उसमें कितना नाइट्रिक एसिड का अमाउंट है, सॉल्यूट का जो अमाउंट है, क्योंकि उसमें पानी भी तो होगा, कितना अमाउंट है वो निकालना है। कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा बहुत सिंपल है। आप क्या करिए, परसेंटेज, आपको परसेंटेज करना आता है। परसेंटेज मास और परसेंटेज जो होता है वो होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज दे रखा है 70 बेटा, सॉल्यूट का मास आपको दे रखा है 31.5। सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्यूशन का दे रखा है, तो सॉल्यूट का मास आपको फाइंड करना है। सॉल्यूशन 31.5 × 100 कर दीजिए बेटा। सॉल्यूट का मास निकालेंगे तो यहाँ आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी 45 ग्राम, फर्स्ट ऑप्शन। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि बताइए परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, परसेंटेज निकालना है सेलेनियम का, Se का इन पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम, जिसका परसेंटेज है 0.05% बाई वेट। इसका मतलब होता है, पहले लिख लीजिए, इसका मतलब है 0.5 ग्राम ऑफ सेलेनियम इन 100 ग्राम है एंजाइम के अंदर, क्योंकि ये बोला है कि इसका परसेंटेज तो इतना है, मतलब 0.5 ग्राम ऐसी है 100 ग्राम एंजाइम के अंदर। ठीक है, चलिए अब बोल रहा है कितना मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए इस कंपाउंड का, एंजाइम का। तो बेटा मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कब होगा एंजाइम का? तो कम से कम उस एंजाइम के अंदर एक ऐसी एटम तो होना ही चाहिए ना। उस एंजाइम के अंदर मिनिमम से मिनिमम वेट जब होगा, जब कम से कम एक ऐसी एटम तो होना ही चाहिए। एक ऐसी एटम का मास मतलब, एक ऐसी का मतलब है 78.4 ग्राम। तो अगर एक भी उसमें ऐसी हुआ उस एंजाइम के अंदर, एक भी सेलेनियम हुआ, तो उसमें 78.5 ग्राम तो उसका मास होने ही वाला है। तो 100 ग्राम एंजाइम, तो 0.5 ग्राम एसिड अगर हमारे पास है तो मास होता है एंजाइम का 100 ग्राम, है ना, यही मास होता है एंजाइम का। 1 ग्राम अगर हमारे पास ऐसी है तो मास क्या होगा 100 डिवाइड बाय 0.5 ग्राम ऑफ एंजाइम। ठीक है बेटा, और मिनिमम कितना मास होगा ऐसी का? एक ऐसी होगा तो मिनिमम मास 78.4 ग्राम तो होगा ही होगा ना। तो 78.4 मतलब बोले तो 100 डिवाइड बाय 0.5 इंटू 78.4। सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 1.568 10⁴ करिए तो इसमें मतलब इतना ग्राम एंजाइम का जो है मास होगा ही होगा। इस एंजाइम में एक ऐसे एटम तो मिनिमम होगा ही होगा, ये मिनिमम मास। अगर दो ऐसे एटम हो गए तो मास बढ़ जाएगा, लेकिन ये तो मिनिमम एंजाइम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है मॉलिक्यूलर मास के एंजाइम के अंदर, क्योंकि एक ऐसे एटम तो चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है सही ऑप्शन है। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा जो नेक्स्ट है वो है 38 क्वेश्चन बोलता है कि हीमोग्लोबिन में इतना परसेंटेज आयरन का मतलब है कि 0.33 ग्राम ऑफ Fe है इन 100 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन में 100 ग्राम में इतना Fe तो होगा ही होगा। तो बोल रहा है बताइए अगर हमारा हीमोग्लोबिन का मास इतना है, अगर हीमोग्लोबिन का इतना मास है तो पहले बता देंगे आयरन का मास कितना होगा। हीमोग्लोबिन हमारे पास इतना सारा है तो आयरन का मास निकाल दीजिए। 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में इतना ग्राम आयरन होता है तो इतने में कितना होगा? तो 100 ग्राम हीमोग्लोबिन में बच्चों
0.33 ग्राम Fe होता है। 1 ग्राम में कितना होगा? 1 में होगा 0.33 डिवाइड बाय 100 ग्राम Fe, और हमारे पास है 67200 ग्राम। इसका मतलब हो गया 0.33 बाय 100 इंटू 67200 ग्राम ऑफ Fe। तो इतना Fe का मास तो होगा ही होगा, इतने ग्राम हमारे हेमोग्लोबिन के अंदर। इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू अप्रॉक्स आएगी आपकी कितनी? करिए आप लोग कैलकुलेट करिए इसको। 221.76 ग्राम आ रहा है, मतलब इतना ग्राम यहाँ पर Fe है। अब इतना ग्राम Fe है तो बताइए Fe के कितने होंगे मोल्स, है ना? निकाल लीजिए। तो Fe के मोल्स जो होंगे वो होंगे 221.76 डिवाइड बाय कितना? डिवाइड बाय 56, मतलब इतना टोटल मास है Fe का। तो एक Fe का मास 56 होता है, तो पता करिए कितने Fe है। चलो यूनिट से बताती हूँ इसको मैं। एक एटम 56 ग्राम Fe का मतलब होता है एक एटम। हमारे पास टोटल Fe इतना मास है ना, तो 1 ग्राम Fe का मतलब होगा 1/56 एटम ऑफ Fe, और हमारे पास जब इतना मास है 221.76 ग्राम है Fe का मास, तो 1/56 इंटू 221.76, और इसका करेंगे तो 221.76 डिवाइड बाय 56, आंसर आएगा अराउंड 3.96, तो मतलब 4। तो 4 एटम होंगे Fe के, और हेमोग्लोबिन आप सब जानते हैं 4 ही एटम होते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है बेटा, तो 21% का मतलब होता है 21 ml ऑफ O2 इन 100 ml ऑफ एयर, राइट? अब कितना एयर है? 1 लीटर एयर है, इसका मतलब 100 ml में एयर के अंदर तो 21 ml ऑक्सीजन है ना? हमारे पास 1 लीटर बोले तो कितना? 1 लीटर बोले तो 1000 ml है एयर का। 1000 का मतलब हो गया कि जब 100 के अंदर इतना है तो 1 के अंदर निकाल दीजिए कितना है? 21/100 ml ऑफ O2, और 1000 के अंदर कितना? 1000 के अंदर होगा 21/100 इंटू 1000, दैट विल बी इक्वल टू 210 ml ऑफ O2। तो ऑक्सीजन के मोल्स, ऑक्सीजन के वॉल्यूम आ गया। अब ऑक्सीजन का मोल्स फाइंड करिए। मोल्स कैसे होगा? 210 डिवाइड बाय 22.4000, क्योंकि बेटा ये ml में है तो ये भी ml में करना पड़ेगा। मोल्स निकालने का हमला पता है, तो ये 210 डिवाइड 224000, ये हो जाएगा 0.0093। तो इसका जो सही आंसर है, इसमें एक ज़ीरो फालतू हो गया है, इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोलता है बताइए परसेंटेज क्या है जिंक का इन वाइट विट्रियोल। तो कैसे निकालेंगे परसेंटेज जिंक का वाइट विट्रियोल के अंदर? तो बच्चों जिंक का मास होता है 65, तो ये जिंक का मास है। टोटल वेट कितना होगा? टोटल जो वेट होगा वो हमारा होगा ZnSO4.7H2O है, इसका मतलब 65 प्लस 32 प्लस 4 इंटू 16 प्लस 7 इंटू 18, दैट विल बी इक्वल टू बच्चे कितना? 287 अप्रॉक्स आएगा ये। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे जिंक का? जिंक का मास जो कि है 65 डिवाइड बाय टोटल मास, वो कितना है? 287 इंटू क्या होगा? इंटू करेंगे 100। बच्चों करिए से सॉल्व, बताइए आंसर कितना है? 65 डिवाइड बाय 287 इंटू 100, 22.65 है ना परसेंटेज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ हमने ये क्वेश्चन इतने पूरे करे। आई होप एंड आई थिंक दैट आप सब ने सारे क्वेश्चन मेरे साथ सॉल्व करे। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो जो हमने टॉपिक डिस्कस किए, जितने हमने क्वेश्चन करे, उस टॉपिक से क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आपको वो क्वेश्चन देखा हुआ ही लगेगा।
चलिए, और जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत है तो दोबारा से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट बच्चों, मैं मानती हूँ कि आपका ये चैप्टर 1 अच्छे से हो गया है। चलिए फिर तो हम फिर बाद में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।